वेलकम बैक स्टूडेंट। साइंस राइजर की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में और सबके बारे में हमें इसके लिए डिस्कस करना कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेन फोकस ऑन द कंपटीशन एग्जाम एंड द सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी मेंस एंड एडवांस टाइप। और इसके लिए अलग से सीरीज भी हम चलाएंगे। बस आपका साथ चाहिए, शेयर चाहिए, कंप्लीट वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के। भाई ओम्स लॉ क्या क्या कहता है? देखिए, एक्चुअल में स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई भी एनी हाउ कंडक्टर मान लीजिए, जैसे कि हमने ये कंडक्टर मान लिया। ठीक है, इस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस, इस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस हमने क्या अप्लाई कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ऐसा ही होता है, जैसे ही V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर से करंट मूव करना स्टार्ट हो जाता है। आप सबको पता है, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्री है, जैसे ही हमने यहाँ पे उसको पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और इसके अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव। अब आप सबको एक बात पता होगा कि जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी अमाउंट में, कंडक्टर की खास बात यही होती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आपको कंसेप्ट सीखना है, आफ्टर दैट ही आप उसको अप्लाई करेंगे। अगर आप इस चीज की जल्दी कर रहे हैं कि आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको डायरेक्ट वो सीखना, तो बेटा फिर आप छोड़ दीजिए, आप ये सपने भी छोड़ दीजिए। हाँ, आप न्यूमेरिकल्स कुछ बना लोगे, सोल्व कर लोगे, बट जब आप पेपर के अंदर जाके बैठोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, मिस्टेक्स कर दिए। वो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि ये सेटअप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन? हमारा इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। ये अंकल है, इलेक्ट्रॉन अंकल है। ये इलेक्ट्रॉन अंकल हमेशा कब दौड़ते हैं? ये अंकल जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, इस तरफ दौड़ेंगे। इस तरफ दौड़ेंगे तो करंट, ये इसका मामा जी है, करंट इस इलेक्ट्रॉन का मामा है, वो किसमें? इस डायरेक्शन में दौड़ेगा। मामा लगा लो, चाहे इसका पेरेंट्स लगा लो। अक्सर क्या करते हैं आजकल बच्चे, पता होगा ना, पेरेंट्स ये करते हैं बेटा ऐसा करो, तो वो नहीं करेंगे, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। ऐसे ही बात है, ये करंट क्या कहता है कि इस डायरेक्शन में चलो, बट इलेक्ट्रॉन है वो जो इसका लड़का, वो कहता है कि नहीं मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं तो अपोजिट में जाऊंगा। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में किसकी? करंट की डायरेक्शन। वही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। ऐसा होता है तो ये बोला गया कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, पोटेंशियल V के। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल V, ऐसा बोला गया। अब इसको मैथमेटिकली सेटिस्फाई करने के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ले लिया गया कि भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के बराबर है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता फिजिक्स के अंदर, दैट कांस्टेंट इज R, दैट इज R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, और एक किसका भी काम कर रहा है? ये कांस्टेंट का भी काम कर रहा है। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा भाई? प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर, एंड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के एंड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है उसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख लीजिए, ये हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाला, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैथमेटिकली सेटिस्फाई करने के लिए R रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, और ये जो R रेजिस्टेंस आ गया है, अब आप यहाँ पे एक खास बात देखिए। अब हमारे पास ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आ गई है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट के बाद हमारे पास क्या है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब R तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आर कांस्टेंट रहेगा तो हम इसके बीच एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेटा, ग्राफ बनाएंगे इन दोनों के बीच। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सपोज कीजिए कि एक डायरेक्शन में हमने एक चीज लेनी और दूसरी डायरेक्शन में हमने दूसरी चीज को लेना है। अब सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया करंट को और इस डायरेक्शन में ले लिया वोल्टेज को। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इसको कहते हैं IV ग्राफ। इसको क्या कहते हैं? IV ग्राफ कहते हैं, दैट इज IV ग्राफ। ठीक है, इसे अपोजिट लेते, इस तरफ V लेते, इस तरफ I लेते, तो वो हो जाता VI ग्राफ। रिमेंबर दैट दिस इज द IV ग्राफ,
अगर क्वेश्चन में वी आई ग्राफ दे रखा तो इस तरफ वोल्टेज लेंगे, उस तरफ करंट लेंगे। अब देखिए, अब हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस क्या होता है, V डिवाइडेड बाय में I, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है स्टेटमेंट के अंदर, वो देखिए, अगर V बाय आई क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है। V बाय आई क्या है, स्लोप, यानी कि अगर मैं किसी ग्राफ का स्लोप निकाल दूं तो वो क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। और स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोप का मतलब होता है बच्चा पार्टी tan थीटा के बराबर। स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे किसी VI ग्राफ का, ये मैंने IV ग्राफ लिया है, अभी पहले मैं VI के लिए समझाता हूं तो मैं फिर उसके लिए समझाऊंगा, अब नहीं तो तुम थोड़े पजल हो जाओगे। पहले मैं आपको VI ग्राफ के लिए समझाऊंगा, दैट इज V और दैट इज फॉर I, इस तरफ, ठीक है। अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं तो हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा। अब सपोज कीजिए किसी ने आपको ये ग्राफ दे दिया, ये वाला ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको प्रोवाइड कर दिया, तो ये वाला ग्राफ कैसे निकालोगे, ये एंगल क्या हो जाएगा इसके लिए, थीटा हो जाएगा। अब थीटा हो जाएगा तो आपको पता है थीटा हो जाएगा, तो अब यहां से एक ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लिया, अभी ये ट्रायंगल बन गई, आपके लिए इजी होगा, मैंने क्यों ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल बना दी। अब ट्रायंगल के अंदर tan थीटा निकालना बड़ा आसान होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज अ परपेंडिकुलर, जो कि बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, ये लाइन इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो क्या हो जाएगा v, और बेस कौन हो जाएगा हमारे पास, I हो जाएगा। और आपको पता है कि V बाय I मिलकर क्या बनाता है, रेजिस्टेंस का निर्माण करता है। तो एक किसका निर्माण हो गया, रेजिस्टेंस का। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, V बाय I। कहते हैं इसको समझाने का मैटर क्या है वो समझते हैं। इसको समझाने का बेसिक पर्पस ये है कि सपोज कीजिए कि आपको एक ग्राफ प्रोवाइड कर रखा है, दैट इज द ग्राफ, एंड दिस एक्सिस इज द पोटेंशियल एंड दिस एक्सिस इज द करंट। ये करंट का एक्सिस, या उल्टा फिर से ले लो, इसके लिए बाद में करवा दूंगा आपको। ले लीजिए, इस एक्सिस को करंट का ले लेते हैं, इस एक्सिस को V का ले लेते हैं, इस प्रकार। और आपको दो ग्राफ दे रखे हैं, पहला ग्राफ ये स्टार्ट कर रखा है और दूसरा ग्राफ ये स्टार्ट कर रखा है, सॉरी दूसरा ग्राफ ये रहा, ये दो ग्राफ दे दिए। आप पहले ग्राफ को क्या बोल दिया, ए वाला ग्राफ, और बी दूसरे ग्राफ को बोल दिया बी। इसका रेजिस्टेंस RA है और इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर, RB। अब पूछेगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। इस क्वेश्चन को फोड़ेंगे बेटा, इसको करेंगे हम, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ये पता करना। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना, स्लोप tan थीटा, स्लोप कैसे फाइंड आउट करना, स्लोप को फाइंड आउट करना, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा, VI ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा, क्योंकि स्लोप इज द रेजिस्टेंस, VI ग्राफ का स्लोप ही रेजिस्टेंस, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका क्या, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को फोड़ेंगे हम, करेंगे हम इसको। तो पहले के लिए एंगल कितना, θ1, दूसरे के लिए एंगल कितना, θ2 के बराबर। पहले के लिए एंगल कितना बोला, θ1, दूसरे के लिए एंगल कितना बोला, θ2। तो स्लोप की बात करेंगे, पहले का tan θ1, तो tan θ1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan θ1 की वैल्यू इसके लिए देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप ये रहा, दूसरे के लिए इस ग्राफ का स्लोप ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले की बात करेंगे, और पहले की बात करेंगे तो इसके लिए ये पॉइंट, एंड दैट इज फॉर दैट पॉइंट, ऐसे ले लेते हैं हम सब कुछ। ये लिया है तो इसके लिए हम यहाँ पे I1 करंट, इसको हम क्या कहेंगे, I2 करंट कहेंगे, इसको V1, इसको क्या कहेंगे, V2 कहेंगे, इस प्रकार से। अब हमें निकालना है tan θ1, tan θ1 कितना हो जाएगा, दैट इज यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस V1 है, तो हम किसको लिखेंगे, हम V1, इसको क्या लिखा हमने, इसके लिए V1 लिखा, और 2 के लिए 2 ही लिख लो, इसको I2 ही लिख लो, और इसको I1 ही लिख लो, क्योंकि ये A के लिए है और वो B के लिए है, तो ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। अब tan θ2 की वैल्यू निकालेंगे, तो tan θ2, तो ये क्या आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ A, और दूसरा क्या हो जाएगा, V2 बाय में I2, उसी प्रकार उस ग्राफ से V2 बाय I2, V2 बाय I2, जिसको हम क्या कहेंगे, RB कहेंगे, ठीक है। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास RB और RA किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, tan थीटा के ऊपर, डायरेक्टली देख सकते हो। अब आपको एक बात बताओ, θ1 ज्यादा है θ2 ज्यादा, ग्राफ से पता चल रहा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1, जो θ2 है वो ज्यादा है और θ1 क्या है, कम है, θ2 इज ग्रेटर और θ1 इज स्मॉल, सो tan θ2 ग्रेटर हुआ, tan θ2 ग्रेटर हुआ तो रेजिस्टेंस ऑफ बी भी ग्रेटर हो जाएगा रेजिस्टेंस ए से, क्योंकि ये tan θ1 से बड़ा है, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, तो सिमिलर वे में RB रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन RA, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका एंगल भी ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन को फोड़ना है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगर आपसे ये ना दे करके ऐसा कुछ दे दे, कैसा दे दे, इस डायरेक्शन में एक ये डायरेक्शन दे दी। अब क्या बोल रहा है, इस डायरेक्शन में अब की बार कौन लिया, पहले क्या देखिए, पहले इस डायरेक्शन में आई लेते थे, इसमें वी लेते थे, अब की बार अपोजिट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वी ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में आई ले रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास एक स्लोप दे रखा है, एक रेजिस्टेंस। अब देखिए आपको क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना बच्चे, रेजिस्टेंस निकालना, तो दैट इज द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अगर उसने ये एंगल थीटा दे रखा है तो आपके लिए प्रॉब्लम करने वाली है चीजें, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दो बातें मैं समझा रहा हूं फिर से। अब आपको कौन सा थीटा लेना चाहिए, आपको थीटा लेना चाहिए ये वाला। अगर फिर भी एनी हाउ उसने ये थीटा दे रखा है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर ये दे दिया, सपोज कीजिए ये दे दिया, उसने वो वाला नहीं दिया, उसने ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, तो पहले यहां पे ड्रॉ करिए। जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज द करंट, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो ये करंट का एक्सिस, ये वोल्टेज का एक्सिस। अब इसमें tan थीटा निकाल लीजिए, जो बोल रहा है वैसे ही कर दीजिए। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज I एंड बेस इज V, बेस इज वे। अब की बार जब ये एंगल ले रहे हो, ये आपको सोचने समझने की बात है, क्योंकि आई वी ग्राफ, अगर ये एंगल आप ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल आई बाई वी देता है। अब मुझे निकालना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस होता है वी बाय आई के, तो इसका उल्टा। तो अब की बार स्लोप क्या दे रहा है, 1 बाय आर की वैल्यू दे रहा है, स्लोप किसकी वैल्यू दे रहा है, 1 बाय आर, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा एंड दैट इज V बाय आई। और कब होगा, जब ये एंगल होगा और आई वी ग्राफ होगा, VI ग्राफ नहीं होगा, IV ग्राफ होगा, तब का केस में ले रहा हूं। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, वरना फिर ये एंगल निकालिए और ये एंगल निकालेगा तो वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस ही देगा, आपको पता है। तो क्या समझ आया, ये समझ आया, एंगल हमेशा करंट वाली एक्सिस के साथ लेना है, एंगल हमेशा करंट वाली एक्सिस के साथ लेना है, एंगल हमेशा करंट वाली एक्सिस के साथ लेना। दूसरा एंगल लिया तो उसको इनवर्स करो, दूसरा एंगल लिया तो इनवर्स करो, वरना हमेशा एंगल जो करंट वाली एक्सिस है उसके साथ वाला एंगल ही लेना है। दैट इज फॉर द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ था। अभी तक जो ओम्स लॉ किया उसका डिडक्शन कैसे होगा, मैंने बता दिया, आपने कर लिया कि ना जी ये तो हो गया, पर फिजिक्स प्रूफ मांगती है। फिजिक्स इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट इज व्हाई, क्यों हुआ, और हाउ, कैसे हुआ। ये बात हुई क्यों और कैसे हुई। अभी तक तो उसने थ्योरेटिकली बता दिया कि किसी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल लगा दिया तो करंट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल। हम क्यों मान ले, तो डिडक्शन करते हैं किसको, ओम्स लॉ को। किसको डिड्यूस करते हैं हम, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बेटा। तो बच्चा लोग किसका करेंगे हम, ओम्स लॉ का डिडक्शन करेंगे। तो करिए ओम्स लॉ का डिडक्शन। ले भाई, कर दिया भाई ओम्स लॉ का डिडक्शन। कैसे किया, ऐसे किया। अब आपको एक टर्म पता थी कि मैंने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करवाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर थी, E इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाय में m, ये वैल्यू निकलवाई थी। जिसको नहीं पता पीछे वाला लेक्चर जाइए देखिए, आपको लाइव स्ट्रीम में मिल जाएगा। ये ऑफलाइन रिकॉर्डिंग है, इससे पहले वाला लाइव स्ट्रीम में आपको मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट के अंदर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v इंटू ई टॉर्क बाय m के बराबर होता है। अब एक फार्मूला और भी था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ v बाय l। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसके बराबर। सो vd इज इक्वल टू में e इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाय m, और इस e की जगह हमने रख दिया v डिवाइडेड बाय l के बराबर। दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, इसका यूज कहां कर सकते हैं, हमें एक रिलेशनशिप और पता था, नेक्स्ट लास्ट वाले लेक्चर में किया था, NEAV इंटू डी। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन। इस VD की वैल्यू को उठा के यहां पे रख दिया। सारी फिजिक्स कैसे चल रही है, सारी फिजिक्स इस हिसाब से चल रही है कि पीछे वाले डेरिवेशंस का आगे आपका यूज हो रहा है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज द करंट एंड करंट इज इक्वल टू में N into E into A, and what is the VD? VD is the given value E into torque divided by M into V divided by L, इसके बराबर हो गए। ठीक है, नाउ I divided by V, इस V को नीचे लेके आए, हमारे पास क्या बचेगा, N into E स्क्वायर, देखिए E मल्टीप्लाई बाय E into A डिवाइडेड बाय M into L। एक चीज और थी, टॉर्क, N E मल्टीप्लाई बाई E स्क्वायर, A ये रहा, टॉर्क ये रहा, M और L ये रहा, सारी बातें ये रही। अब हमारे पास क्या आ गया, I बाय V, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, I बाय V को देखते ही कुछ ध्यान में आना चाहिए, I बाय V, देखिए V इज इक्वल टू में I इंटू R, इसी के बराबर होता है। और वो क्या कह रहा है, R को नीचे ले आए तो I बाय V ऐसे निकाला है, इज इक्वल टू I बाय V इज इक्वल टू 1 अपॉन R,
ये हो जाएगा। बट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ऊपर ले लेंगे v को, नीचे ले लेंगे i को, इज इक्वल टू m इंटू एल डिवाइडेड बाय में n इंटू ई स्क्वायर a इंटू टॉर्क। सिंपल कर लेते हैं, क्यों मुश्किल कर रहे हैं, हम सिंपल कर लेते हैं पलट के। v बाई आई को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये किसका काम करेगी, रेजिस्टेंस का। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू एल डिवाइडेड बाय में n ई स्क्वायर a इंटू टॉर्क। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने और निकाल ली, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई, m इंटू एल n ई स्क्वायर a टॉर्क। और अगर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो v बाई आई किसके बराबर हो जाएगा, v बाई आई रेजिस्टेंस के बराबर, v किसके बराबर, i इंटू आर के बराबर। और यही तो था ओम्स लॉ, इसी को तो ओम्स लॉ के बराबर पढ़ते थे हम, इसी को तो ओम्स लॉ कहते थे हम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते थे, ओम्स लॉ। तो v इज इक्वल टू आई आर, प्रूव दैट दिस इज द ओम्स लॉ। और किया कैसे, इस स्टेप प्रोसेस से, कुछ भी नहीं किया, पहले vd की वैल्यू पता, इलेक्ट्रिक फील्ड पता, इसमें वैल्यू पुट की, करंट निकाला, सोल्व कर लिया। अब रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू और आगे, इस वैल्यू को याद रखना। तो ये हो गया हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे डिड्यूस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस 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 आ रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखिए, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को समझना तो कुछ इस हिसाब से समझिए। अब सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि तुम्हें, आपके सामने बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल है, और मैं कहता हूं सबसे पहले आप कीजिए कि यहां से स्टार्ट होइए और यहां तक आप दौड़िए हवा में, एयर में, एयर में दौड़िए। ठीक है, अब कहोगे कि सर हम एयर में इजीली दौड़ जाएंगे। आपको मैंने कहा 100 मीटर की रेस लगाई एयर के अंदर, और आपको इस पॉइंट ए पॉइंट से जाना है और बी पॉइंट तक जाना है, और आपको दौड़ना एयर में, तो आप इजीली दौड़ पाओगे। अब मैं क्या कहता हूं, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब की बार, अब वाटर में मैं क्या कह रहा हूं, वाटर से फुल ऑफ है और आपके यहां गले तक पानी आ रहा है। अब कहता हूं अब दौड़िए, तो आप कहोगे कि सर अब हमें कठिनाई से दौड़ना पड़ता है, हमें एक रास्ते में एक अपोजिशन लगती है, हमें रास्तों में एक अवरोध पैदा हो रहा है, और वो अवरोध उस वाटर ने लगाया है। एयर तो ज्यादा लगाती नहीं, लगाती तो एयर भी है, वो फील नहीं होता, बट वाटर ने ज्यादा लगाया तो फील हुआ। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक अपोजिशन है। अपोजिशन का मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पानी आपको पीछे की तरफ खींचेगा, क्योंकि वो वाटर ने अपोजिशन लगाई है, इसलिए क्या होगी, वो अपोजिशन होगी। अगर मैं इसकी जगह इसमें शहद डाल दूं, शहद, तो अब शहद में चलना और मुश्किल हो जाएगा वाटर से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है, हवा में रेजिस्टेंस कम, वाटर में ज्यादा। जब हमने उसके अंदर हनी डाला, शहद डाला, तो और रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, किस टाइप का है। हवा होगी तो कम, वाटर होगी और ज्यादा, हनी होगा तो उससे भी ज्यादा। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन देयर नेचर के ऊपर, ये बात याद रखना। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, अभी तक तो हमने इसको एक थ्योरेटिकली या बिहेवियरली समझा, एक फिजिकली समझा इसको, बट हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। अब सपोज कीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया। ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अंकल है, वो दौड़ना स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या दौड़ेंगे, इस डायरेक्शन में। तो करंट क्या जाएगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा जो बात कहते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में बेटा चलता। तो करंट का जो बेटा वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इस डायरेक्शन में आता है, तो करंट उस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होती है, ऐसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका टोटली मतलब ये हो गया कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर से मूव करेगा, तो कंडक्टर इसके पीछे की तरफ उस डायरेक्शन में एक अपोजिशन लगाएगा। जैसे तुम वाटर के अंदर दौड़ रहे थे, तो वाटर तुम्हारे पीछे की तरफ एक क्या लगा रहा था, अपोजिशन, तो वो वाटर ने लगाई, अब ये कंडक्टर ने लगाई है। जब कंडक्टर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से आएगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक अपोजिशन लगेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर बाय conductor, opposition offered by conductor towards flow of current through cross section of a conductor,
क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टुवर्ड द फ्लो, कंडक्टर ने लगाया जैसे वाटर लगाता था। अब ये अपोजिशन हमारे पास आ गया तो हम क्या कहते हैं, जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो हमने रेजिस्टेंस लिया है वो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा बोला जाता है कि जो रेजिस्टेंस आपने अभी अभी निकाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर होता है। तो हमारे यहाँ पे अगर दोनों को कंबाइन करूंगा तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है अगर आप एक तो दौड़ो इतना, मैं कहता हूं कि वाटर के अंदर एक 100 मीटर दौड़ो तो आपके रेजिस्टेंस लगेगा कम, और मैं कहता हूं एक वाटर में 500 मीटर दौड़ो तो 500 मीटर दौड़ने में ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई होगा न कि 100 मीटर दौड़ने में। वही बात यहां पे है, अगर इस इतनी डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है और एक मैं पूरे बोर्ड जितनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करे तो जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ज्यादा उसके पास रेजिस्टेंस होगा, यही बात यहां पे बताई गई है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, अब जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर जितना मैं इसको नैरो करता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन की भीड़ हो जाएगी, उसको चलने में मुश्किल होगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये आपको एक मेंटली समझना है, आपको एक ये अपने दिमाग में एजम्पशंस बनानी है। अब क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है फिजिक्स में, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज रो इनटू एल बाय ए। और इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। दैट रो इज रेजिस्टिविटी। और इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरा नाम क्या होता है, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, दोनों नाम होते हैं, रो को रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसके बाद मैं यहां पे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात और भी बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए आपको यहां पे क्या लिया गया था कि R इज इक्वल टू एम एल बाय में एन स्क्वायर इंटू टॉर्क, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं, दैट इज द R इज इक्वल टू मैं एम इंटू एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क, इसके बराबर हो गया, दैट इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको सेपरेट आउट करूं, m डिवाइडेड बाय मैं n इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉर्क l डिवाइडेड बाय a, ऐसा हो गया। देखिए एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रही और एक ये रही, L बाय ए दोनों मिल रहे हैं, रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो रो की वैल्यू किसके बराबर है, रो की वैल्यू तो इसके बराबर है, मतलब यहां से जो हमारे पास आ रहा है रो वो किसके बराबर आ रहा है, m डिवाइडेड बाय में एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ये वैल्यू किसके आगे, रेजिस्टिविटी, और किससे कंपैरिजन करके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दोनों को इक्वेट करो तो L बाय ए से L बाय ए कैंसिल, यहां पे बचेगा रो और यहां पे बचेगा m बाय एन स्क्वायर इंटू टॉर्क, तो दैट इज द रेजिस्टिविटी। ये क्या होगी हमारे पास, रेजिस्टिविटी होगी। अब जितना रेजिस्टेंस पड़ा है, रेजिस्टेंस के बाद आपके पास एक टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ये आता है। अभी बताया, पहला फैक्टर लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रेजिस्टेंस कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा फैक्टर कौन सा है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बेटा, किसकी प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे, लकड़ी की रेजिस्टिविटी अलग, लोहे की रेजिस्टिविटी अलग, वाटर की रेजिस्टिविटी अलग, एयर की रेजिस्टिविटी अलग, हनी की रेजिस्टिविटी अलग। अब अभी मैंने बताया था, अगर वो एयर में दौड़ेगा तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, वाटर में दौड़ेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और इसके अलावा अगर वो हनी में दौड़ेगा तो रेजिस्टेंस और भी ज्यादा लगेगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड किया, मटेरियल के ऊपर। तो तीन फैक्टर के ऊपर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इस प्रकार, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब हमने यहां पे क्या निकालना, अब हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को देख लेते हैं क्या होती है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों नाम होते हैं इसके। अब इसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए अभी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रो एल बाय ए के बराबर, इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं, R इज इक्वल टू मैं रो, लेंथ उस कंडक्टर की 1 मीटर ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो 1 मीटर स्क्वायर,
मैंने मान लिया कि उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो रहा है, रजिस्टिविटी के बराबर। रेजिस्टेंस किसके बराबर हो रहा है, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी को डिफाइन करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैं सिंपल वे में आपको डेफिनेशन करनी सिखाता हूं कि कैसे की जाती है। ऐसे की जाती है, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। देखिए, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे हम कहेंगे रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is equal to resistance if length of conductor is 1 meter and area is 1 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो तो उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर। अब यहां पे कुछ फैक्टर और मैं बता देता हूं। रेजिस्टेंस की बात की, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। इसके साइंटिस्ट जो ओम्स लाने दिया था तो उसी के ऊपर क्या पड़ा है, ओम्स इसकी यूनिट पड़ी है इसकी रेजिस्टेंस की। अगर हम रेजिस्टिविटी की निकालें, अभी हमने जो रेजिस्टिविटी पढ़ा इसकी निकालूं तो कैसे हो जाएगी, R इज इक्वल टू मैं रो L बाय A के बराबर। रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो R A ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय L। रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएंगी ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इससे कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा ओम मीटर। अब क्या करता है, कई जगह के ऊपर इस ओम को दिखाने का सिंबल ऐसा भी होता है, इस तरह से ओम को निकलते हैं और ऐसे लिख देते हैं ओम मीटर। ये किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ओम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज आल्सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओम को हम इस साइन से भी दिखा देते हैं बहुत बार, तो ओम मीटर इज द यूनिट। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब हमने जो रेजिस्टिविटी पढ़ी है उस रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे ऊपर डिपेंड करती है वो बात हमें करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, देखो ये जो पीछे वाली बातें बताई वो सारी बोर्ड्स के लिए मोर देन इनफ थी, बट अब की बार हमें क्या करना, हमें चाहिए बस सिलेक्शन नीट और आईआईटी में चाहिए, तो उसके लिए आपको फोड़ना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फार्मूला बताया था m डिवाइडेड बाय में n e स्क्वायर इनटू टॉर्क। देख लीजिए, आपको निकलवाई थी मैंने, ये निकलवाई m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू टॉर्क। तो यहां से क्या पता चला, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। m के ऊपर तो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट रहता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg, वो तो चेंज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है E, वो भी 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बस किसके ऊपर डिपेंड की, रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क के ऊपर और नंबर डेंसिटी के ऊपर। n इज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, ठीक है। अब हमेशा ये क्यों कहते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो यहीं से फैक्टर आया बेटा, यहीं से क्या आया बच्चों, देखिए n के ऊपर नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम। अब किसी कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। अब मैं कहूं एक तो आपको ले रहा हूं आयरन और एक ले रहा हूं लकड़ी। अब लकड़ी क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के अंदर कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके कम फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नंबर डेंसिटी भी ज्यादा जो होगी कम होगी, नंबर डेंसिटी कम होगी तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। अभी बात करते हैं मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की फ्री संख्या ज्यादा तो नंबर डेंसिटी भी ज्यादा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। तो लकड़ी की रेजिस्टिविटी अलग होती है, लोहे की रेजिस्टिविटी अलग होती है, इसलिए डिपेंड करता है कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। इसी प्रकार रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रॉन ये उससे टकराएगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी प्रकार अगर कई वुड लोगे तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो रिलैक्सेशन टाइम अलग हो जाएगा। और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स की बात करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर रिलैक्सेशन टाइम अलग हो जाएगा। तो इन दो फैक्टर के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम, रिलैक्सेशन टाइम कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, तो इस दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कभी ये सोच रहे हो कि ऐसे ही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की बात। फर्स्ट वन न्यूमेरिकल, अब क्वेश्चन देखिए, द 3 कॉपर वायर ऑफ ए लेंथ
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर गिवन एल ए 12 इस प्रकार दे रखा है। 3 कॉपर वायर है, तीनों का एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ दे रखा है। रेजिस्टेंस इज मिनिमम है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी भी तो बताई थी, रो एल बाय ए के बराबर। ठीक है, पहले की लेंथ एल, दूसरे की 12, तीसरे की एल बाय 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, R1 निकालेंगे सबसे पहले। R1 हो जाएगा, रो तो सब में कांस्टेंट क्योंकि तीनों कॉपर के हैं, अगर वो एक ही मटेरियल के बने, कॉपर के बने, तो सबका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो R1 की वैल्यू L1 डिवाइडेड बाय में A। इसी प्रकार R2 की वैल्यू, लेंथ कितनी है दूसरे की 12 और डिवाइडेड बाय में क्या होगा, A बाय 2 के बराबर। तीसरे की R3, देखिए तीसरे की R3 कितना हो जाएगा हमारे पास, लेंथ हो जाएगी L बाय 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 2A के बराबर। तो ये बनेगा L बाय में 4A। ठीक है, ये बनेगा 4 बाय में L इंटू A, ऐसे बने। और ये L बाय A, देखिए ये 1 L बाय A है, ये 4L बाय A है, और ये है 1/4 ऑफ L बाय A। तो सबसे कम ये हो गया, पूछ भी मिनिमम यही रहा है। तो तीसरे वाला जो वायर है उसके पास क्या हो जाएगा, जो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 वो मिनिमम। दैट इज द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। सेकंड बात करते हैं हम। A wire of a certain material is stretched slowly by 10% its new resistance and specific resistance। अब एक बात मैं बता देता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको इजीली सोल्व करने की बात आता हूं, जिसको हम क्या कहते हैं, रो। और रो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। अब क्या कह रहा है, ए वायर ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रीच्ड स्लोली बाय 10%। सपोज कीजिए वो कॉपर का है, उसको स्ट्रीच कर दिया 10% से। अब वो स्ट्रीच करने के बाद भी तो कॉपर का ही रहेगा। अब कॉपर का रहेगा तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो तो सेम रहेगी। और सेम तो एक ही केस में है, सॉरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। एक ऑप्शन और इसमें डी वाला ऑप्शन आना था, डी वाला ऑप्शन नहीं है, ये नहीं आएगा इसका बिल्कुल भी, क्योंकि वो सेम रहनी है। एक ऑप्शन और है वो नहीं दे रखा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो क्या हो गया, सेम, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बात कर रहा है किसी वायर को स्ट्रीच करके 10% बढ़ा दिया। 10% का मतलब क्या होता है कि मेरे हिसाब से ऐसा हो गया, पहले लेंथ उसकी L1 इज L, अब उसकी लेंथ हो गई L प्लस 10%, और परसेंट के नाम का कितना लगा देते हैं बटे में 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1 L हो जाएगा। ये हो गया L2। ठीक है, अब उसके रेजिस्टेंस की बात करनी है हमें, रेजिस्टेंस की बात। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रो L बाय A के बराबर होता है। अब एक बात समझ के देखिए, अगर इसका लेंथ 10% से बड़ी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। बट हमें अभी ये नहीं पता उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, इस बात का हमें नहीं पता है, उसको हमें पता करना है। अब मेरे को एक बात समझाओ, अगर मैं उस वायर की मास की बात करता हूं तो मास तो सेम रहेगा, चाहे मैं उसको 10% से खींचूं चाहे उसको 10% से सप्रेस करूं। अब डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं मास निकालूंगा तो रो इंटू वी, तो मास निकाला तो रो डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी को हम यहां से डी से लिख देता हूं, और वॉल्यूम को एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब डेंसिटी तो क्या रहेगी फिर से कांस्टेंट, क्योंकि वायर तो एक ही है, उसने बोला एक ही वायर ले लो, उसी को खींचना, हमें कोई अलग अलग वायर नहीं लिया, एक ही वायर को खींचना है, दूसरे 2 वायर नहीं लिए। तो डेंसिटी फिर से सेम। तो मास किसके ऊपर डिपेंड किया, A इंटू एल। अब मास भी कांस्टेंट है तो A इंटू एल किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे एरर वाला फार्मूला लगाते हैं। जब प्रोडक्ट में एरर का फार्मूला लगाते थे तो क्या आता था, डेल A बाय A प्लस डेल L बाय L इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर हो गया, इसके बराबर। अगर मैं निकालूं टोटली डेल A बाय A को, तो ये उस तरफ जाके माइनस डेल L बाय L हो जाएगा, या ऐसा लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, माइनस डेल A बाय A, माइनस डेल A बाय A इज इक्वल टू डेल L बाय L। अब कहता है अगर 10% से उसकी लेंथ को बढ़ाया है तो माइनस साइन आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में माइनस का मतलब घटेगा, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले लेंथ कितनी होगी 1.1, ठीक है, यानी कि कितने से लेंथ बढ़ी थी 0.1 से, जिसको कहते हैं 10% कहते हैं। 10% को हम 0.1 भी बोलते हैं। पहले तो उसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, तो लेंथ कितनी होगी 1.1 L, और फिर उसी अमाउंट में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, घट गया। तो टोटल लेंथ में इंक्रीमेंट कितना 1.1 प्लस में 0.1 और दैट इज 1.21, टोटल ये आ जाएगा 1.21। टोटल सोल्व करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी कितने का माइनस है, 0.1 का, तो 0.1 के बाद 1.1 ये, और टोटल जब हम ओवरऑल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1.2
1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ आंसर अभी इसके अंदर नहीं है, वो आंसर डी वाला आएगा 1.21 एंड सेम ये ऑप्शन डी वाला वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ए वायर ऑफ ए रेजिस्टेंस 4 ओम, एक वायर रेजिस्टेंस इसका 4 ओम स्ट्रीच टू वायर ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसको डबल कर दिया है, यानी कि पहले जो हमारे पास है L1 लेंथ है L के बराबर, अब उसकी L2 लेंथ को किसके बराबर कर दिया 2L के बराबर। पहले रेजिस्टेंस उसका R1 कितना था भाई 4 ओम के बराबर। द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रीच वायर, अब R2 की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। जब किसी वायर को स्ट्रीच किया जाता तो एक बात यहां पे फोकस करना, कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे लगा देते हैं R इज इक्वल टू मैं रो L बाय ए, तो R1 इसके लिए और R2 दूसरे के लिए और रख देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखते ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है कि जब किसी वायर को स्ट्रीच किया जाएगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा। अब मैं ये पेन है इसको खींच दूं, अब ये जितना थिकनेस का है उसकी थिकनेस कम होगी क्योंकि इसी को मैंने स्ट्रीच किया है, इसलिए उसका एरिया भी बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा, लेंथ के साथ हमेशा एरिया पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें एक फार्मूला यहां पे निजात कर लिया, वो फार्मूला ये है कि A1 L1 इज इक्वल टू मैं A2 L2 इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय माय लेंथ इज वॉल्यूम। आप उसको कितना भी स्ट्रीच करो उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम को हमने क्या कर लिया कांस्टेंट कर लिया, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट। तो पहले का वॉल्यूम A1 L1 और बाद में स्ट्रीच करने वाले के बाद A2 L2। अब A1 की वैल्यू हमने क्या मान ली A, और L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी L है, इज इक्वल टू में A2 की वैल्यू हमें निकालनी है और L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2L है। तो इससे क्या हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल, तो A2 किसके बराबर हो जाएगा A बाय 2 के बराबर, ये आ गया A2। अब फार्मूले में रखो, देखिए R1 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1 और R2 इज इक्वल टू मैं रो L2 बाय A2। रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R1 की वैल्यू है 4 ओम, R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये निकालनी है। L1 की वैल्यू कितनी L, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ये निकाला A बाय 2 दैट इज A बाय 2। तो ये कैंसिल आउट, तो 4 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4, सो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 ओम, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 ओम। ये रहा नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R ओम रेजिस्टेंस है, इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रीच टू n टाइम्स। अब लेंथ पहले उसकी L1 कितनी थी L के बराबर, अब L2 को स्ट्रीच करके किसके बराबर कर दिया NL के बराबर ओरिजिनल लेंथ से, इट्स न्यू रेजिस्टेंस। वही फिर से R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करवा रहा। पहले वाला क्वेश्चन नीट 2017 में बिल्कुल रिपीट होके आया, देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वही A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 इसके बराबर लिया, बिल्कुल सिंपल सा। अब A1 एरिया A मान लिया, L2 की लेंथ L, A2 एरिया हमने निकालना है और L2 लेंथ है N इंटू L के बराबर, देख सकते हो N इंटू L, इससे कैंसिल आउट। A2 की वैल्यू किसके बराबर होगी N इंटू सॉरी A बाय N, इसको निकालोगे तो दैट इज A और नीचे आ जाएगा N। अब इसी प्रकार R1 बाय में R2 इज इक्वल टू रो L1 बाय में A1 रो L2 बाय A2। अब रो को हमेशा सेम रह रहे हैं क्योंकि वो सेम मटेरियल को स्ट्रीच किया गया, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है पहले ही बताया। R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू निकालनी है, L1 हमारे पास लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A है, L2 लेंथ हमारे पास N इंटू L है, A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A बाय N है, तो इससे ये कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल। नाउ अब हमारे पास R2 निकालेंगे तो R N इंटू N N स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो N स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू R2, तो ये क्या आ जाएगा N स्क्वायर इंटू R, दैट इज N स्क्वायर इंटू R, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो आज के लिए सब इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खाली पड़ा है, जाके कर दीजिए, उसको भर दीजिए।